नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी एक और अहिल्या। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह बस स्टैंड पहुंची, मगर बस का तो कहीं अता पता ही नहीं था। वैसे भी यहाँ बसों के आने जाने का कोई टाइम कहाँ होता है। प्राइवेट बसें हैं, आ गईं तो आ गईं, नहीं तो बाईपास रोड से ही चली जाती है। और बेचारे गांव वाले इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। सो उसे भी बस के इंतज़ार में समय तो काटना ही था। ये गांव का बस स्टैंड था, जहां टपरे नुमा एक ही होटल था। वहां पान बीड़ी और सिगरेट से लेकर साबुन तेल कंघी तक हर चीज़ मिलती थी। होटल के दोनों ओर लकड़ी का एक फट्टा रखा था। दोनों ओर 4-4 ईंटें लगाकर उसे बेंच का रूप दिया गया था। पूरे बस स्टैंड में बैठने की यही एक जगह थी। सो वो भी वहीं बैठ गई थी। उसने देखा भट्ठी पर चाय का पानी खौल रहा था और चाय देने वाला लड़का कोने में बैठकर ऊँघ रहा था। ये वही लड़का था जो बस के आते ही चाबी भरे गुड्डे की तरह फुदकने लगता है। एक हाथ में केतली और दूसरे हाथ में ग्लास लिए पेशल चाय की खनकती आवाज़ यात्रियों को घेरने लगती है। उस समय तो उसे अपनी बुझकती हाफ पैंट का भी होश कहाँ रहता है। मगर ये हलचल बस कुछ देर ही रहती है यहाँ, और फिर यही सन्नाटा। उसने देखा उस राह को जहाँ से होकर बस को आना था, मगर अब तक बस की कोई खबर नहीं थी। बैठे बैठे ऊब चली थी। सो उसका मन किया कि तालाब की ओर निकल जाए, और वो तालाब की ओर चल पड़ी थी। ये बड़ा तालाब कहलाता है, और ये सिर्फ नाम का बड़ा तालाब नहीं है। इसमें 12 महीने इतना पानी रहता है कि इस गांव के साथ साथ आसपास के कई गांवों का निस्तार भी इसी से होता है। उसने देखा निर्मल पानी की उठती लहरों को जो हवा में हिलकोरे ले रही थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गई। अब जल में उसका चेहरा नजर आने लगा था। अब कितना साफ है इसका पानी, मगर पहले पहले इसका पानी ऐसा साफ नहीं था। और पानी पर बनती बिगड़ती लहरों के साथ वह अतीत में झांकने लगी थी। तब उसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी यहाँ। छोटा सा ये गाँव नुमा कस्बा। कुछ भी तो ऐसा नहीं था यहाँ जो उसे बांध पाता। सो अपने काम के बाद ऊबती रहती थी और अपनी ऊब मिटाने के लिए अक्सर इधर उधर निकल जाती थी। कभी हरे भरे खेतों की ओर तो कभी इस तालाब की ओर। तब इसके घाट कच्चे थे, और घाट भी क्या, घाट के नाम पर इसके दोनों ओर 2-4 पत्थर रखे थे। एक मर्दाना घाट था जिसे यहाँ के लोग डऊ का घाट कहते थे, और एक जनाना घाट था जो डऊ की घाट कहलाता था। गांव का निस्तार इन्हीं 2 घाटों से होता था, और बाकी के दोनों छोर उजाड़ से पड़े थे। वहां जलकुंभी का साम्राज्य था, सो उधर कोई नहीं जाता था। उस दिन वो फुर्सत में थी, सो उधर ही चली गई थी। दिन डूब चला था और रात उतरने वाली थी। वो लौट ही रही थी कि जलकुंभी वाले किनारे पर एक परछाई सी उभर आई थी। वो उस ओर बढ़ी तो परछाई कुछ साफ हुई। वो एक युवती थी जो घुटनों तक पानी में खड़ी कपड़े धो रही थी। उधर घाट नहीं था और न ही कोई पत्थर, इसलिए वो कपड़ों को दोनों हाथों से मसल मसल कर खंगाल रही थी। कपड़े धोने में वो इस कदर तल्लीन थी कि उसने उसे देखा ही नहीं, मगर वो अचकचा गई थी। घाट छोड़कर इस दलदली और निर्जन किनारे पर, वो भी इस उतरते अंधेरे में, ऐसे एकदम अकेले, जबकि औरतों का घाट तो उधर है और यहाँ औरतें तो अपने ही घाट पर जाती हैं। फिर ये इसी उधेड़-बुन में उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और क्षण भर को वह लड़खड़ाई, फिर संभल गई। मगर पत्थर लुढ़क कर पानी में जा गिरा और छपाक की आवाज के साथ ही वह चौंक उठी, और फिर वो उत्ता धुर्रा धुले अनधुले कपड़े समेटे और भाग खड़ी हुई। उसने देखा उसकी चाल में भी भय की परछाइयां उतर आई थीं, और उसका सांवला चेहरा और सवला गया था। अचकचा तो वो भी गई थी। उसका यूं जलकुंभी वाले घाट में कपड़े धोना और फिर मुझे देखकर यूं डरकर भागना, कैसा डर है ये, वो भी मुझसे। मैं भी तो उसी की तरह एक लड़की हूँ। फिर ये भय सोचकर तो उसके पीछे चल पड़ी थी। खेतों से होती हुई एक पगडंडी दूर पहाड़ी तक चली गई थी। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने देखा वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छानी पत्तों से बनाई गई थी, और बांस की कमचिल का बना एक द्वार था। वो द्वार इतना छोटा था कि लगभग बैठकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। वह चाहती थी कि भीतर जाकर देखे, मगर गई नहीं।
उसने देखा झोपड़ी के सामने एक चबूतरनुमा पत्थर रखा था। उस पर सिंदूर पुती एक मूर्ति रखी थी। उसने ध्यान से देखा। उसके सामने सिंदूर लगा नींबू और कुछ काली चूड़ियां भी रखी हुई थीं। वह देख रही थी उसे, पर पहचान नहीं पा रही थी कि ये मूर्ति किसकी है। मगर चूड़ियों से उसने अनुमान लगा लिया था कि हो न हो ये किसी देवी की मूर्ति ही है, मगर किस देवी की? और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पहचान नहीं पाई थी। एक तो शाम का समय और वो निर्जन पहाड़ी, सो हवा भी किसी रहस्य की तरह सरसरने लगी थी। वो कुछ देर तो वहां खड़ी रही, फिर लौट चली थी। कुछ दूर चलकर उसने पीछे देखा। अब झोपड़ी से पीली सी रोशनी फूट रही थी। नमस्ते पटवारी बहन जी। उसने मुड़कर देखा, एक छाया उसी की ओर बढ़ रही थी। धुंध हल्का गहराने लगा था, सो दूर से पहचान पाना मुश्किल था, मगर वो जानती थी गांव का ही कोई होगा। ये संबोधन तो उसे गांव वाले ही देते थे। शुरू शुरू में उसे बहुत अटपटा लगता था, पटवारी बहन जी, ये भी भला कोई संबोधन है? मगर गांव वाले भी क्या करते। उन्होंने अब तक महिलाओं को स्कूल में ही देखा था और उन्हें बहन जी कहा करते थे। वैसे भी वह इस गांव के लिए तो पहली महिला पटवारी थी। उसे क्या कहें, उन्हें शायद समझ ही नहीं आया, सो सब उसे पटवारी बहन जी कहने लगे थे। और अब तो उसे भी इसकी आदत सी हो चली थी। धीरे धीरे वो छाया पास आई तो उसने पहचाना, वो बिसाहू राम जी थे, गांव के गौटिया। अब दोनों गांव की ओर बढ़ चले थे। पटवारी बहन जी, आप उधर कहाँ गई थी? बस यूं ही टहलते हुए उस पहाड़ी तक चली गई थी। गौटिया जी, उस चबूतरे पर किस देवी की मूर्ति है? पटवारी बहन जी, आप वहां गई थी? उस तो नहीं पहाड़ी पर। उसकी बात को अनसुना करते हुए गौटिया ने प्रतिपक्ष किया था। इसके साथ ही उनके चेहरे पर उसके लिए असीम दया उभर आई थी और वो चकित सी रह गई थी। उस दया के स्थान पर अगर क्रोध उभरता तो उचित होता। गांव के इस माहौल में, इतने अंधेरे में उसका यूं अकेले जाना क्रोध का कारण था, मगर ये दया भाव उसकी समझ से परे था। सो उसने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? ये पहाड़ी गांव से इतनी दूर भी तो नहीं है कि? तब उन्होंने बताया कि उस पहाड़ी पर रहने वाली वो युवती तो नहीं है, तो नहीं यानी वो डायन जो लोगों को खा जाती है। मगर वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले गुनी थी वो, इतनी गुनी कि गांव भर में उसकी बराबरी में कोई नहीं था। मगर फिर न जाने क्या हुआ कि उसने टोना सीख लिया। मसान जाके टोना जगाने लगी और सबसे पहले अपने बाप को खाया और बाद में तो गांव के कितने ही लोगों को खा लिया उसने। बूढ़े जवान, यहाँ तक कि बच्चा मन को भी नहीं छोड़ा उसने। तब तंग आकर हम लोगों ने उसे गांव के बाहर निकाल दिया। अब तो वह गांव के बाहर उस पहाड़ी पर रहती है। अब उससे मुक्ति है हमें। कहते हुए उनकी आंखों में घृणा झलक उठी थी और उसकी आंखों में निर्जन में कपड़े धोती, फिर धुले अधुले कपड़े बटोर कर भागती उस युवती का भय उभर आया था। अब वो समझ गई थी कि उसके भय का कारण किसी मनुष्य पर उसकी छाया जो पड़ गई थी। तो क्या अब वह सचमुच मनुष्य नहीं है? शायद नहीं, इन लोगों की नजरों में तो हरगिज नहीं। तभी तो, और उसका मन व्यथित हो उठा था। गौटिया ने और भी बहुत कुछ बताया था, उससे जुड़ी कई कहानियां भी सुनाई थीं और अपनी कोलकी में मुड़ने से पहले उन्होंने उसे बैगा को दिखा लेने की बात कही थी, ताकि वो टोनही की मारक शक्ति से बच सके। और वो तो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि ऐसा कैसे संभव है? औरत जो सृजन का आधार है, जो रचती है, वो भला टोनही कैसे हो सकती है? मगर इस इलाके में यह अंधविश्वास बहुत गहरे तक धंसा था। उसे अखबारों में पढ़ी ऐसी अनेक घटनाएं याद हो आई थीं, मगर जादू टोने पर उसे यकीन नहीं था। मगर ये लोग, इस 21वीं सदी में भी, वो व्यथित हो उठी थी, इतनी कि रात भर सो नहीं पाई। वो सोच रही थी उन लांछनों के बारे में जो उस युवती पर लगाए गए थे, अपने ही पिता और गांव वालों को खा जाने का लांछन। किसी मनुष्य को यूं पिशाच बना देना कितना आसान है इनके लिए, मगर दोष इनका नहीं, इनके माहौल का है जिसमें इस तरह के अंधविश्वास पनपते हैं। और कोई विरोध करने वाला या सही स्थिति बताने वाला भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर अब वो समझाएगी इन्हें, तोड़ेगी इन भ्रांतियों को जिनके चलते एक औरत डायन मान ली जाती है। मगर वो कुछ कर पाती इससे पहले उसे जॉइंडिस ने आ घेरा और माँ उसे शहर लिवा ले गई थी। फिर तो वो अपनी बीमारी में ऐसी उलझी कि, और लंबी छुट्टी के बाद जब वो गांव लौटी,
उसने देखा गांव बीचों बीच गौरा चौरा के इर्द गिर्द भीड़ जमा थी, मगर सब खामोश थे। उसे आश्चर्य हुआ, इतनी भीड़, और वो इतनी खामोश की। फिर उसने सोचा कोई तमाशा दिखाने वाला आया होगा, तभी तो सब सांस रोके तमाशा देख रहे हैं। चले देखें भला ऐसा कौन सा तमाशा आया है कि। और उसके कदम भीड़ की ओर बढ़ चले थे। जैसे जैसे वो भीड़ के करीब पहुंची, उसे सिसकियां सुनाई दी। फिर तो भीड़ को चीरकर वो उसके सामने जा पहुंची और उसने देखा एक आदमी नारियल बुझ की रस्सी से एक युवती को पीट रहा था। रस्सी की मार से उसके शरीर पर नीली नीली लकीरें उभर आई थीं। उसका सारा शरीर धूल धूसरित था और उसके होठों की ओर से खून बह रहा था। वो उसे पहचान नहीं पाई थी। सो उसने लोगों से पूछा था, ये क्या हो रहा है, इसे ऐसे क्यों? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। सब मंत्रबिद्ध से देख रहे थे उसे। उसने देखा वही परदेसी के बेटे की लाश रखी थी। अब सब कुछ साफ हो उठा था। और फिर बैगा का हंटर फिर उसके शरीर को छू पाता, उससे पहले उसने बैगा का हाथ पकड़ लिया था। फिर तो चारों ओर हाहाकार ही मच गया था। उसने धर्म कार्य में बाधा जो दी थी, एक टुनही को मारना धर्म कार्य ही तो था। उसने कितनों को खा लिया था, हत्यारिन थी वो। सो गांव वालों ने उसे प्राण दंड देने का फैसला लिया था। वो जानती थी कि परदेसी का लड़का कुपोषण का शिकार था। पौष्टिक भोजन और उचित इलाज के अभाव से ही उसकी मृत्यु हुई थी। मगर इस समय किसे समझाती वो? उसके सामने तो भीड़ थी, विवेकहीन और उत्तेजित भीड़। अब भीड़ से उसके विरोध में आवाजें तो उठ रही थीं, मगर खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा था। कारण वो पटवारी थी, और गांव के लिए पटवारी सबसे बड़ा अफसर होता है। उसी के हाथ में सब कुछ होता है। वो खसरा में जो भी लिख दे वही फाइनल। इसलिए लोग दबे मुंह से उसका विरोध कर रहे थे, और ये बात वो भी जानती थी। इसलिए उसने गौटिया से बात की। वे गांव के मुखिया भी थे और कुछ पढ़े लिखे भी थे। हालांकि इस अंधविश्वास से वो भी मुक्त नहीं थे, मगर और कोई उपाय भी तो नहीं था। सो उसने उनसे अपनी बात कही और चेताया भी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और गौटिया ने बुझे मन से उसकी बात मान ली। मगर गांव वाले, वे बहुत नाराज थे। वे उसे क्षमा नहीं कर पा रहे थे, मगर विवश थे। उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सो विवश क्रोध में फनफना रहे थे। उसके पास कुछ दवाएं थी, उसने उसके घावों पर लगाई और उसे साथ लेकर घर की ओर चल पड़ी, ताकि वो सुरक्षित रह सके। और रास्ते में उसने जो कुछ बताया, वो जंबो नाम की वो युवती गांव के वैद्य की इकलौती लड़की थी। पढ़ लिख कर नर्स बनने का सपना देखा था उसने। गांव में स्कूल न होने के कारण 5 मील पैदल चलकर भी वो स्कूल जाती थी। गांव वाले अक्सर उसकी पढ़ाई की आलोचना करते। उसके बाबूजी से कहते, भईगे बेटी औ कत का पढ़ाबे, अब ओखर पर बिहाव कर, ऊ अपन घर पठो। मगर बाबूजी उनकी बात एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। वे भी चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ बन जाए, मगर वे 10वीं में पहुंची ही थी कि उनका देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। सो गांव के लोगों की नजरें भी बदल गई थी। हर कोई उसे खा जाने के फिराक में रहने लगा, और कामयाबी न मिलने पर उस पर तरह तरह के लांछन लगाने लगे। अब वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थी। आधी रात को उसका दरवाजा भड़बड़ा उठता और सहम कर एक कोने में दुबक जाती। इस माहौल में उसका जीना दूभर हो गया था। वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे, किससे शिकायत करती वो। गौटिया का बेटा भी तो उन्हीं लोगों में शामिल था। फिर मुझे याद आई थी मंडोरा, और उसे अपनी राह मिल गई थी। फिर मैंने अपने घर के बाहर एक चबूतरा बनाया और उस पर सिंदूर पुती मूर्ति स्थापित की, और कार्तिक अमावस्या की उस अंधियारी रात में मसान साधना का स्वांग भी किया। मुझे याद है उस ठंड में भी मैं भय से किस कदर पसीने पसीने हो गई थी। कहते हुए उसके चेहरे उस भय की परछाई उभर आई थी, मगर दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था। पर मेरा वो स्वांग रंग लाया था। सुबह लोगों ने मुझे मसान में देखा तो मेरे टुनही होने की बातें उठी और सारे गांव में फैल गई। मगर लोग अब मुझसे भय खाने लगे थे। तभी गांव में एक मौत हुई। मैंने उस रात भी साधना करने का स्वांग भरा। मैं लोगों के पीछे मसान भी गई। फिर तो लोगों को पक्का यकीन हो गया कि उस मौत का कारण मैं ही हूं। और फिर गांव में हैजा फैला,
उसने तो मुझे खाटी तो नहीं साबित कर दिया। फिर क्या? मेरे खिलाफ पंचायत बैठी और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया। अब तो गांव ही नहीं, पूरे इलाके की मौत का दोष मुझ पर थोपा ही जाता। मगर मैं अब खुश थी। तो नहीं ने तो मुझे जीते जी मार दिया था, मगर उसी ने कवच बनकर मेरी औरत को बचा लिया था। मगर इस बच्चे, और उसे याद आई थी सतयुग की वो अहिल्या जिसे बिना किसी दोष के पाषाणी बना दिया गया था। उसने देखा जंबो की आंखों में दर्द ठहर सा गया था। उसे पढ़ी सुनी अनेक घटनाएं याद हो आईं और उसका मन तड़प उठा। कब तक, आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक औरत यूं पाषाण बनती रहेगी और उसे पाषाण बना देने वाला समाज और उसके ठेकेदार वे यूं ही? नहीं, कुछ तो करना ही होगा, मगर अभी तो जंबो के लिए। और उसने गौटिया से सारी बातें कहीं। वे गांव के मुखिया थे और औरों से अधिक समझदार भी। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जंबो के साथ गलत हुआ है, सो उन्होंने उसका साथ दिया था। वे उसके आभारी थे कि उसके कारण वे स्त्री हत्या के पाप से बच गए। दूर से आते बस हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी और वो चल पड़ी थी। सड़क पर धूल के गुबार उठाती बस नजदीक आ रही थी। धूल के गुबार और गहराए और एक लंबे हॉर्न के साथ ठहर गए थे। बस स्टैंड पर लग चुकी थी और बस के द्वार पर खड़ी थी वो, कलफ लगी कड़क सफेद साड़ी, मगर चेहरे पर थी अथाह कोमलता। सचमुच इसने सेवा की सच्ची ट्रेनिंग ली है। सोचते हुए वह उसकी ओर बढ़ रही थी, तभी गौटिया भी आ गए थे। उनके साथ कुछ लोग और भी थे। सबने आगे बढ़कर अपने गांव की नर्स का स्वागत किया था। कल तक जिसकी छाया भी वर्जित थी, आज वही इन सब की छाया बन गई थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी एक और अहिल्या। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।